प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में हैं, जहां चंडीखोल जाजपुर में परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया, शिलान्यास किया। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 6 मार्च को कोलकाता में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इस तरह से ओडिशा और बंगाल दोनों ही राज्यों में विकास की सौगात के समीकरण के माध्यम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 400 पार का जो टारगेट उन्होंने रखा है वो पूरा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही 10 मार्च को बंगाल में तीसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, जहां पर वो परियोजनाएं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के संगारेड्डी में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार भी उन्होंने किया। पीएम मोदी ने कहा कि यहां अपने परिवार को लेकर हुई विवादास्पद टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, मेरा देश ही मेरा परिवार है। पीएम मोदी ने विपक्ष को प्रहार करते हुए कहा, वे कहते थे पहले परिवार, मैं कहता हूं पहले देश, मेरे लिए देश ही सब कुछ है। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, जब से दोनों राजनीतिक दलों को जोरदार झटके लगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि गठबंधन के तुरंत बाद से ही कई ऐसे नेता हैं दोनों राजनीतिक दलों के जो बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 दस्तक देने ही वाला है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी संभावनाएं ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 4-3 के अनुपात से गठबंधन किया है ताकि उनके सांसद राजधानी दिल्ली में जीत के आए। लेकिन वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन के बाद से ही लगातार दोनों दलों के नेता बीजेपी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें तो आज 2019 के लोकसभा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बलबीर झाखड़ ने बीजेपी का दामन थामा है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जगह कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता और दोनों जगह कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती, जिसको लेकर कार्यकर्ता बड़ा दुखी होता है और मन से टूटता है। बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि वे अपने छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करे और उन्हें अपने सम्मान लेकर चले। इसी के साथ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर नीचे उतर रहे हैं और जनता प्रभावित होकर उनकी ओर अग्रसर हो रही है और यही कारण है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं और भाजपा परिवार बड़ा हो रहा है। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। फिर बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक, 7 मार्च को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। अभी 2 मार्च को ही हुई थी कैबिनेट की बैठक। हिमाचल सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक एक बार फिर बुलाई है। 7 मार्च को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े अहम फैसले हो सकते हैं। 5 दिनों के भीतर ये कैबिनेट की दूसरी बैठक है। 2 तारीख को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नौकरियों को पिटारा खोला था और संकेत दिए थे कि अगली कैबिनेट में लंबे समय से चले आ रही JOIT और SMC के मांगों पर फैसला किया जाएगा। बीते 5 सालों से JOIT अपनी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी भी कई ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दिए थे लेकिन उसका अभी तक परिणाम नहीं आया है। वहीं SMC टीचर अपने नियमितीकरण के लिए मांग कर रहे हैं। इन सब पर आने वाले कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। हिमाचल सरकार ने 5 दिनों के भीतर दूसरी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। 7 मार्च को प्रदेश में 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम सुक्खू ने संकेत दिए थे कि JOIT और SMC के लंबे समय से चले आ रही मांगों को अगली कैबिनेट में पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कई और बड़े अहम फैसले हो सकते हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए शिमला से विनोद पाठक की रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद के लिए खाली होने वाली 11 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत नामांकन पर्चा दाखिल किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथी बार अपना नामांकन पर्चा बिहार विधान परिषद के लिए दाखिल किया। इस मौके पर एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। बिहार की सियासी हलचल के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। दरअसल बिहार विधान परिषद के 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई है और बिहार की 11 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 4 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरा पर जाने से पहले आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया और इनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है।
11 सीटों में से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राबड़ी देवी, संतोष सुमन, मंगल पांडे, शाहनवाज सहित कई सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा है। संख्या बल की बात करें तो विधान परिषद की एक सीट पर जीत के लिए विधानसभा के 21 सदस्यों के वोट की जरूरत होगी। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से एनडीए आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगा, तो वहीं विपक्ष को 5 सीटों पर जीत के लिए 105 विधायकों के वोट की दरकार होगी। 11 मार्च नामांकन के लिए आखिरी तिथि है और 21 मार्च को चुनाव होंगे और शाम को ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इन खाली 11 सीटों पर कौन विजयी होता है। सहयोगी अमित के साथ अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मंगलवार को एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जो एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुए थे उस पर कई सवाल उठाए और जो एडीजी हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मेरे पास कई ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जिससे पता चलता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में किन किन लोगों ने पेपर लीक में सहयोग किया। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने इस पर कहा कि मैंने वीके सिंह से कहा है कि मैं सरकार में हूं और इसीलिए सरकार से परीक्षा को रद्द करने के लिए बात करूंगा। बहरहाल आपको बता दें कि एसओजी ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए करीब 15 जो ट्रेनिंग कर रहे थे एसआई उनको गिरफ्तार किया था और उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता थी जो पेपर लीक प्रकरण था उसमें बताई थी। अब देखना होगा एसओजी पेपर लीक जो प्रकरण है उसके अंदर आगे क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। हिंदू संत श्री आसाराम जी बापू को जेल होकर पूर्ण 11 साल हो चुके हैं। हर बार एक ही नारा लगता है कि संतों को रिहा करना चाहिए। आपको बता दें, एक युवती द्वारा आरोप लगाया जाने के बाद संत आसाराम बापू को जेल भेज दिया गया था। उनकी उम्र और शारीरिक बीमारी को ध्यान में न रखते हुए उनको अब तक छोड़ा नहीं गया है। आपको बता दें, आसाराम बापू के समर्थन में साधक हर साल सैकड़ों की संख्या में रास्ते पर उतरते हैं। आज भी आसाराम बापू के भक्त अपने संत को जेल से रिहा करने के लिए देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। साधकों की मांग है कि हिंदुत्व की सरकार होने के बाद भी संत को जेल से छुड़ाने में 11 साल क्यों लग रहे हैं। ऐसे में 8 लाख साधक है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि आसाराम बापू को जेल के बाहर नहीं लाते हैं तो वे लोकसभा इलेक्शन पर बहिष्कार करेंगे। ऐसे में हम 8 लाख लोग जो है वह सेवाधारी है और बापू जी की मांग की इच्छा करते हैं। ऐसे में सरकार ने सोचना चाहिए कि उन्होंने बापू जी को रिहा करे या फिर अपने सरकार के ऊपर इस बड़ी घटना का वो निषेध स्वीकार करे। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रेन को आज रवाना किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित रामलला दर्शन योजना के तहत आज रायपुर संभाग के 850 दर्शनार्थियों को ट्रेन में बिठाकर हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही कृषि मंत्री रामविचार नेताम और बड़ी संख्या में प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत भगवान श्री राम के भक्तों को अयोध्या धाम भेजा जा रहा है। जब ट्रेन रवाना हो रही थी, इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद सनातनियों ने जय श्री राम के उद्घोष लगातार लगाए। जब ट्रेन रवाना हो रही थी, इस दौरान रायपुर रेलवे स्टेशन का माहौल पूरी तरह से राममय हो गया। गौरतलब है कि प्रभु श्री राम को छत्तीसगढ़ का भांचा माना जाता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में समय समय पर श्री राममय माहौल भी नजर आता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस योजना के तहत और भी कई श्रद्धालु लगातार दर्शन को रवाना होंगे।